अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के कल सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर को दिए गए इंटरव्यू के बाद पीपल्स पार्टी की सियासत और पार्टी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात को लेकर संजीदा सवालात खड़े हो गए। बिलावल भुट्टो पिछले चंद दिनों से अपनी इंतखाबी मुहिम में खुद को नौजवानों के लीडर के तौर पर पेश कर रहे थे और इस बात पर जोर दे रहे थे कि सियासत के बाबे घर बैठे और नौजवानों को सियासत करने दें। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने इस इंटरव्यू में बिलावल को नातजुर्बेकार करार देकर बिलावल के पूरे सियासी बयानी पर गहरी चोट लगा दी है। अहम बात यह कि आसिफ अली जरदारी ने कल के इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी के इंतखाबी बयानी, पार्टी सरबराही, पार्टी पर बिलावल की गिरफ्त और टिकट देने के इख्तियारात को भी मशकूक कर दिया है और यह वाजे कर दिया है कि बिलावल कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी के मामलात और असल फैसलों का इख्तियार उन्हीं के हाथ में है। आसिफ अली जरदारी का यह इंटरव्यू एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अगले इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम शुरू कर रखी है और इस मुहिम में बिलावल भुट्टो ने जो सियासी बयानिया अपनाया है वो भी उनके वालिद आसिफ अली जरदारी के बयानी से यकसर मुख्तलिफ है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी का बयानिया बुनियादी तौर पर 5 नुकात पर मबनी है। बिलावल भुट्टो अपनी तकारीर में इस्टेब्लिशमेंट, नून लीग, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और निगरां हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाते रहे और बाबों के बजाय नौजवानों के आगे आने की बात करते रहे। मगर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी फिलहाल नौजवान क़यादत को ना ही मामला संभालने का अहल समझते हैं और ना ही इस्टेब्लिशमेंट या नून लीग पर तनकीद करते हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी को इलेक्शन कमीशन और निगरां हुकूमतों से भी कोई शिकायत नहीं है। यानी इलेक्शन से पहले आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी बुनियादी मामलात पर भी अलग अलग पेज पर है और ये पहला मौका नहीं है कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी के दरमियान इख्तलाफात की खबरें सामने आई हों, क्योंकि इससे पहले भी सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और इलेक्शन की तारीख को लेकर भी दोनों के दरमियान इख्तलाफात की खबरें हेडलाइंस बनती रही हैं। बहरहाल अब बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई चले गए हैं और इनकी दुबई रवानगी को भी इस इंटरव्यू से जोड़ा जा रहा है। मगर पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने यह वाजे किया है कि बिलावल अचानक दुबई नहीं गए, उनका दुबई का दौरा शेड्यूल था और वो कल दोपहर को ही दुबई रवाना हो चुके थे, जबकि वो 30 नवंबर को क्वेटा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के जलसे से खिताब भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी की दुबई रवानगी के बाद आसिफ अली जरदारी भी दुबई रवाना हो गए। अहम बात यह कि इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के पोस्टर बॉय हैं। पीपल्स पार्टी में अगर कोई है जो आवाम से वोट मांग सकता है तो वो बिलावल भुट्टो हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा ये भी कह चुके हैं कि अगले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार बिलावल होंगे। मगर हैरानी की बात यह है कि आसिफ अली जरदारी ने कल उन्हें नातजुर्बेकार करार दे दिया है। आसिफ अली जरदारी ने सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर को तफसीली इंटरव्यू में कहा कि बिलावल अभी नातजुर्बेकार हैं, उससे टाइम लगेगा, तजुर्बा होता है। अगर बिलावल को ज़्यादा टोकूंगा या रोकूंगा तो मसले होते हैं। बिलावल अगर ये कहेगा कि आप सियासत करें, मैं नहीं करता, तो फिर मैं क्या करूंगा। फिर अभी बिलावल पूरी तरह से ट्रेन नहीं हुआ, उसको भी ट्रेन कर रहे हैं। बिलावल अभी तक ट्रेन नहीं है। अच्छा, He'll take time. He will take time। मेरा तो ख्याल है कि वो बड़ा ट्रेन है, बड़ा टैलेंटेड है, मुझसे टैलेंटेड है, मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड है, ही इज़ बेटर स्पोकन देन मी, मगर एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस। अच्छा, यंगर जनरेशन है, उनकी अपनी सोच है, वो अगर अपनी सोच का इजहार कर रहे हैं तो उस पर तो भी टैक्स लगाएंगे। किसी को क्यों रोकूं बेटा? हाँ, उसको अगर मैं रोकूंगा तो वो और मसले होंगे। वो कहेगा अच्छा आप सियासत करो, मैं नहीं करता, फिर क्या करूँगा। उनकी जो नई पौध की जो सोच है ना, वो तो बाबा यू नो नथिंग। दिलचस्प बात यह है कि बिलावल भुट्टो को पार्टी की सरबराही 15 साल पहले मिली थी, मगर आसिफ अली जरदारी 15 साल बाद भी ये समझते हैं कि बिलावल भुट्टो अभी सीख रहे हैं। अहम बात यह कि इससे पहले भी जब बिलावल भुट्टो ने आसिफ अली जरदारी से अलग या आज़ाद पोजीशन ली, उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी का यह बयान सामने आया कि बिलावल अभी सीख रहे हैं। बिलावल फ़िलहाल लंदन में थे, हम उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी जवानी और उनकी सोच दोनों को मैच्योरिटी करवानी है। दोनों की मैच्योरिटी हो जाए फिर उसको मैदान में उतारा जाए। इस बात को भी अब 8 साल हो गए हैं, मगर आसिफ अली जरदारी के मुताबिक बिलावल अब भी ट्रेन हो रहे हैं। इसलिए सवाल यह है कि अगर वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद भी बिलावल अनट्रेन्ड और इनएक्सपीरियंस्ड हैं तो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार वो कैसे बनेंगे। इसके अलावा कल आसिफ अली जरदारी ने बगैर किसी वजह या सवाल के खुद ये भी वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी एक नहीं बल्कि 2 हैं। बिलावल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबरा हैं और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सरबरा हैं और टिकट बिलावल नहीं, वो खुद देंगे। ये जो बाबे हैं ये घर बैठे हैं, बुजुर्ग जो हैं उनको चाहिए 70 साल की जो सियासत है उसको खत्म कर दें। ये बिलावल साहब एक्चुअली किसको कह रहे हैं? सबको ही कह रहे हैं, ये सब सिर्फ मुझे नहीं कह रहे। अच्छा, आपको भी कह रहे हैं? हाँ, सबको कह रहे हैं। अच्छा, आपका तर्ज फिक्र
और बिलावल साहब का तर्ज फ़िक्र काफ़ी मुख्तलिफ है, तो फिर एक ही पार्टी है और नहीं, दो पार्टियां हैं। अच्छा, आपकी ट्रिपल पी है, एक 4P है। 4P मेरे पास है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। ट्रिपल पी का प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन जो है वो बिलावल है। और पार्टी कैंडिडेट्स को टिकट्स जो है वो मैं देता हूँ, और बिलावल साहब को भी आपने टिकट देना है। हाँ। आसिफ जरदारी के बयानात वालिद और बेटे के दरमियान इख्तलाफात की निशानदेही कर रहे हैं, जबकि 2 माह पहले इलेक्शन की तारीख और हल्का बंदियों के मामले पर भी दोनों के दरमियान इख्तलाफात सामने आए थे, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह बयान देकर इख्तलाफात की तस्दीक की थी कि वो आईनी और सियासी मामलात पर नहीं बल्कि सिर्फ घर के मामलात पर वालिद के हिदायत सुनने के पाबंद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चल क्या रहा है, इस पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन फैसल करीम कुंडी ने। फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फैसल साहब, ये क्या मामला हुआ है? कल जरदारी साहब इंटरव्यू देते हैं, बिलावल साहब दुबई रवाना हो जाते हैं और अब इतलात ये भी है कि जरदारी साहब भी दुबई जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल कल प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने आपके चैनल को एक इंटरव्यू दिया है और बिलावल साहब जो है अपने शेड्यूल के मुताबिक KP का उन्होंने विज़िट ख़त्म किया, कन्वेंशन ख़त्म किए और वो कल दुबई चले गए हैं और जरदारी साहब आज दुबई जा रहे हैं। जरदारी साहब मनाने जा रहे हैं बिलावल साहब को? नहीं, बिलावल साहब कोई खफा तो नहीं जो मनाने जाएंगे उनको? खफा नहीं है बिलावल साहब? नहीं। तो ये अचानक दुबई जाना, वो आप कह रहे हैं कि कल चले गए, लेकिन प्रोफाइल पिक्चर भी उन्होंने चेंज कर दी कल इंटरव्यू के बाद, ये सारी चीज़ें बस वैसे ही हो रही हैं? प्रोफाइल पिक्चर उन्होंने अपनी वालदा के साथ पहले भी तस्वीर लगाई थी। प्रोफाइल पिक्चर्स नॉर्मली चेंज होती रहती हैं, उसमें तो कोई वो नहीं है कि इंटरव्यू के बाद या पहले चेंज कर दी है तो उसमें क्या उन्होंने प्रोफाइल, क्या उन्होंने बगावत का ऐलान कर दिया है? नहीं, तो फिर अगर आप कह रहे हैं कि वो बिलावल साहब पहले कल ही चले गए थे, क्योंकि शायद इतलात ये थी कि शायद इंटरव्यू के बाद वो गए, लेकिन आप कह रहे हैं वो पहले ही चले गए थे, तो जरदारी साहब इंतजार कर रहे थे कि बिलावल साहब जहाज़ में बैठे तो फिर मैं इंटरव्यू दूँ, और ऐसा इंटरव्यू? नहीं, प्लान्ड इंटरव्यू था और प्लान्ड विजिट था। बिलावल साहब का प्लान था वो कराची से, जब से वो KP से आए वो कराची गए, कराची से वो कल गए हैं दुबई। और अपना जरदारी साहब का प्लान जो उन्होंने जो शेड्यूल में था उन्होंने इंटरव्यू दिया है। यहाँ इलेक्शन होने हैं 2-2.25 महीने में, कैंपेन हो रही है इस वक्त, नून लीग के सरबराह मुलाकातें कर रहे हैं, तो इस वक्त दुबई जाना यूजुअल है? नहीं, 1-2 दिन के लिए गए, कोई ऐसे लंबे उसके विजिट के लिए नहीं गए। बिलावल साहब आएंगे वापस, अपनी जो नॉर्मल एक्टिविटी है कैंपेन वगैरह शुरू करेंगे? 30 नवंबर को हमारा यौम तासीस है क्वेटा में। सही है, तो उसमें बिलावल साहब ने खिताब करना, वो आ जाएंगे। बिलावल साहब 29 तारीख को क्वेटा में होंगे। अभी जो कल इंटरव्यू हुआ है इसमें क्या मामला है? क्योंकि हम तो सुन रहे हैं पिछले 1-2 हफ्ते से बिलावल साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये कहना शुरू किया, वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं एज अ यूथ लीडर। वो कह रहे हैं कि जो यूथ है उनको आगे आना चाहिए, मुल्क के जो हालात हैं हमने देख लिया है, जो बाबे हैं वो चलाते रहे मुल्क को, मुल्क के हाल में है, तो अब बाबे बैक सीट लें, घर पे बैठे रिटायर हो जाएं, आराम करें, यूथ लीडरशिप को आगे आना चाहिए, वो असल नुमाइंदगी करेगी नौजवानों की। लेकिन जरदारी साहब कह रहे हैं कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारा तजर्बा कम है, जो बुजुर्ग हैं, जो बाबे हैं, उनका तजुर्बा बहुत है और वही जो है इस वक्त मसाइल का निकाल सकते हैं। देखें, बिलावल साहब ने इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं की, वर्कर कन्वेंशन किए हैं, शेड्यूल के बाद इलेक्शन कैंपेन भी बाकायदा शुरू करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी 65% जो आबादी है तकरीबन वो नौजवानों की है, 1.5-2 करोड़ और वोटर जो हैं वो नौजवान आ गए, तो नौजवानों को नौजवान के साथ कनेक्ट होना चाहिए। नौजवान के मसाइल जो है वो सही अंदाज में जो है प्रेजेंट कर सकता है। प्रेसिडेंट जरदारी साहब का आपने जो बात की, देखें बिलावल साहब अगर 50 साल की भी हो जाते हैं या मैं हो जाता हूँ या आप हो जाते हैं, हर वालदैन के लिए वो बच्चे ही रहते हैं, चाहे जितने भी बड़े हो जाएँ, ठीक है। और आप डेली बेस पे पॉलिटिक्स में सही बातें सीख रहे हैं। जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा देखें ट्रांजिशन होनी चाहिए, जैसे बिलावल साहब चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, इस तरह PMLN में मरीम नवाज़ हैं, हमजा शहबाज साहब हैं, मौलाना साहब के बेटे हैं, मुन्नस इलही हैं। देखिए, जब ये बात करते हैं और क्रिटिसिज्म जैसे मौलाना साहब ने की है, अब मुझे बताइए 2018 का इलेक्शन हुआ, PMLN और JUI ओथ लेने के लिए तैयार नहीं कि सिलेक्टेड आ गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको एग्री किया कि हम पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर अपना किरदार अदा करेंगे। फिर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बुलाई, जिसमें PDM की बुनियाद रखी और मौलाना साहब PDM के सरबराह बने। फिर PDM बनने के बाद उन्होंने कहा कि सिंध असम्बली तोड़ें और असम्बली से इस्तीफे दे दें। हमने कहा ये आखिरी हथियार है, हम का आइनी तौर पर हम अदम एतमाद पहले करेंगे, अगर वो नाकाम हुई आखिर में हम इस्तीफे देंगे। अदम एतमाद कामयाब की बिलावल साहब ने और सब ने मिलकर कामयाब की। नहीं, ये सारे इनिशिएटिव बिलावल साहब के थे या आसिफ अली जरदारी साहब के थे? आप बताएं ना, आसिफ अली जरदारी साहब भी थे, सारे मशावरत थी, लेकिन आप देखें कि बिलावल साहब गए, जोड़ तोड़ हो रही थी, देखिए जरदारी साहब को क्रेडिट जा रहा था ना। देखें, जब PDM की बुनियाद रखी उसको चेयर, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसके होस्ट थे ना। उसके बाद वीडियो लिंक पे जरदारी साहब थे, वीडियो लिंक पे मियाँ नवाज शरीफ साहब थे। अदम एतमाद के बाद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, मौलाना साहब के बेटे और उनकी जो बाकी अरकान है वो काबीना का हिस्सा बने। और ये एक नौजवान की सोच थी जो इस पूरे प्रोसेस को मैंने बताया कि जो नौजवान की सोच है, और वो मुख्तलिफ वर्कर्स कन्वेंशन में लोगों को
यकीन दिलाना चाहते हैं कि मैं नौजवान हूं, क्योंकि ऑब्वियसली जब मुआवजा वो नवाज शरीफ से करेंगे 74 साल का शख्स जो है वो दोबारा वजीर आजम बन के क्या कर लेगा, तो वो अपने आप को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। लेकिन उस मौके पे पार्टी के को चेयरमैन उनके वालिद साहब अगर ये इंटरव्यू देंगे कि वो बच्चा है, और सिर्फ वो वाली बात नहीं करे कि मैं तुम्हारा वालिद हूं इसलिए तुम बच्चे, वो कह रहे हैं उसको ट्रेनिंग की जरूरत है। और अलमिया ये है कि ये ट्रेनिंग वाली बात पहली मरतबा नहीं हुई है, 2015 में भी की थी। जब हम देखते हैं कि बिलावल साहब कोई इंडिपेंडेंट पोजीशन लेते हैं, वो राइज कर रहे होते हैं, तो ज़रदारी साहब आगे कहते हैं कि इसको तो अभी मजीद ट्रेनिंग की जरूरत है। तो जब आप ये कहते हैं ट्रेनिंग की जरूरत है, तो जो लोग सुन रहे होंगे बिलावल साहब को, वो कहेंगे कि यार शायद अभी ये इमेच्योर है और पार्टी के फैसले ये नहीं कर रहे, ज़रदारी साहब कर रहे हैं। पार्टी के फैसले मशावरत से होते हैं और बिलावल साहब पार्टी के चेयरमैन हैं। और पार्टी चेयरमैन को कौन कहता है कि अंडर ट्रेनिंग है? मतलब ये तो बुजदार साहब की जब ये ट्रेनिंग वाला बयान आया था कि अंडर ट्रेनिंग हूं, मजाक उड़ता था उसका। नहीं, तो अब आप पार्टी पहले जब वो चेयरमैन बने, सवाल हुए कि वो एक विल की वजह से चेयरमैन बन गए, 15 साल का सफर उन्होंने तैयार किया, आज भी कहते हैं कि वो अंडर ट्रेनिंग है। देखें, आप पॉलिटिक्स में रोज़ाना सीखते हैं, आप बिल्कुल आप समझते हैं ट्रेनिंग है। आपने देखें जब 2015 में ट्रेनिंग की बात हुई, आप देखें जब वज़ीर ख़ारजा बने उन्हें पाकिस्तान की रिप्रेजेंट कैसे की, उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को किस तरह रिप्रेजेंट किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने। तो उस वक्त भी आप कहते हैं अंडर ट्रेनिंग है, और इंशाल्लाह जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे आप फिर देखेंगे कि किस तरह पब्लिकली आके आप ये कह देते हैं कि अभी हमारा पार्टी का चेयरमैन अंडर ट्रेनिंग है। नहीं, पब्लिकली कह देना कोई आपने नहीं, पब्लिकली बात नहीं। हमारे पार्टी के जो चेयरमैन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट है। बिल्कुल है। अच्छा, ये तो उन्होंने बात कल कही नहीं ज़रदारी साहब ने, लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ ये कह दिया कि टिकट भी बिलावल ज़रदारी साहब को मैं दूंगा। बिल्कुल देंगे। देखें, हमारी जब मुशर्रफ दौर में हमारी पार्टी पे बैन किया गया, हमने 4P बनाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई गई, हमने अमीन फ़हीम साहब को उसका प्रेसिडेंट बनाया, फिर हम सिंगल मेजॉरिटी पार्टी बने, फिर नैब के ज़रिए हमारी पार्टी को तोड़ के पैट्रियट बनाई गई। उसके बाद जब अमीन फ़हीम साहब फौत हुए तो ज़रदारी साहब पार्टी के प्रेसिडेंट बने, और हमारी पार्टी जो पार्लियामेंट में मौजूद है वो पार्लियामेंटेरियन की थ्रू टिकट होती है। 2018 में जब बिलावल साहब को टिकट दी जा रही थी, जब हम पार्टी मीटिंग में बैठे हुए थे, बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, हमारे डिवीज़न बोर्ड होता है, फिर सूबाई बोर्ड होता है, फिर मरकज़ी बोर्ड होता है। मरकज़ी बोर्ड पे जब उनकी सीट की बात आई तो बिलावल साहब वहाँ से उठ के अपनी चेयर से कैंडिडेट्स की चेयर पर आ गए कि मैं इस कैंडिडेट हूँ, आप मुझे सवालात कर सकते हैं। तो 4P की तरफ से टिकट होती है, हमारा एक प्रोसेस है, प्रोसेस के ज़रिए टिकट मिलती है। तो ये सारी बातें एक ही इंटरव्यू में जब होती है, फिर ऐसा नहीं लगता कि कोई बात उन्होंने जस्ट ऐसे कैजुअली कर दी है? मतलब कैलकुलेटेड, जब आप ये बात करते हैं कि पार्टी का टिकट मैंने देना है, बच्चा है, अंडर ट्रेनिंग है। नहीं, आप उसको जिस तरीके से लें। हाँ। फिर भी हमारे पार्टी मैं तो इस तरीके से ले रहा हूँ, मैंने पूरी लिस्ट ये बनाई है कि कहाँ पीपल्स बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ अली ज़रदारी साहब के जो व्यूज़ हैं उसमें तजाद है, और बड़ा तजाद है। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बिलावल साहब कहते रहे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, आप ये कहते रहे तर्जुमानी करते हुए। ज़रदारी साहब ने कल इंटरव्यू में ऐसा कोई शिकवा नहीं किया। बिलावल साहब कहते हैं कि ये नून लीग नहीं है, महंगाई लीग है। कल पूरी इस 2 घंटे के इंटरव्यू में ज़रदारी साहब ने नून लीग पे कोई तनकीद नहीं की, ना महंगाई के हवाले से ना किसी और चीज़ पे। इलेक्शन कमीशन पे कल ज़रदारी साहब ने एतमाद का इज़हार किया। आप लोग कहते रहे कि वो तारीख नहीं दे रहे, वो मरदमशुमारी कराने की ज़रूरत नहीं थी, आप तनकीद करते रहे। पंजाब निगरान हुकूमत हो, वफाक की निगरान हुकूमत हो, उस पर बिलावल साहब तनकीद करते हैं। वो कहते हैं मोहसिन नकवी मेरा बेटा है, और वो कह रहे हैं कि बिल्कुल वो लोग जो कहते हैं कि मोहसिन नकवी न्यूट्रल नहीं है, वो जो है गुमराह हैं, उनको समझ नहीं है, उनको पता नहीं है चीज़ों का। तो हर चीज़ पे तो इख्तलाफ है। सवाल देखिए, हमने इलेक्शन कमीशन के साथ, अगर वो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जो कहती थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, आज सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? आइन की खिलाफ वर्जी हुई इलेक्शन डेट में, कही है सुप्रीम कोर्ट ने। हम आज भी कहते हैं कि हम वाहिद जमात हैं जो कि अवाम के अंदर मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन से हमने सिर्फ ये कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले, क्योंकि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अगर हाई कमिश्नर सी ऑफ करेगा, एक उसको जो है उनके स्टेट लॉन्च में उनके फिंगरप्रिंट्स लगाए जाएंगे, जो कि 2017-18 में जब हम इमरान खान के लिए कहते थे कि गलत है। आपने तो कल भी कहा है मोहसिन नकवी साहब को प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल दे रहे हैं। अगर वो दे रहे हैं, हमें पंजाब की इंतजामिया पे एतराज़ है, ठीक है, कि ये जो प्रोटोकॉल हाँ दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमें मतलब फैसल करीम कुंडी साहब को और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ और जो लोग, हम कहते हैं इस मुल्क में 5 और भी साबिक वज़ीर आज़म है कि नहीं है? खाकान अबाई साहब हैं, आप मानते हैं उनको साबिक वज़ीर आज़म? जी है। शहबाज शरीफ साहब हैं, शुजा साहब हैं, गिलानी साहब हैं, राजा परेशर साहब हैं। क्या उनके साथ अगर इमरान खान भी है अडियाला जेल में, वो तो अंदर है फिलहाल ना, जब वो बाहर आएंगे, अगर इन सब के साथ वो ट्रीटमेंट हो रही है जो मियाँ साहब के साथ हो रही है, तो हम मानेंगे कि वाकई ये जो है हमारी जो वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत है। पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो ग्रुप है उसको लग रहा है कि निगरान हुकूमत पंजाब की न्यूट्रल नहीं है, ना वफाक की है, लेकिन ज़रदारी साहब का जो ग्रुप है और ज़रदारी साहब हिमसेल्फ उनको नहीं लग रहा। देखें, जब ज़रदारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया, जब पब्लिक में जाएंगे चीज़ें होंगी, आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। देखें, आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है, पार्टी रहनुमा क्या कह रहे हैं। जो कल जैसे चंद साहब का नाम लिया गया, तो वो कह रहे हैं इन लोगों को पता ही नहीं है, किसी कुछ पता नहीं, तो कुछ नहीं पता। आप लोग ऐसे तनकीद कर रहे हैं, एक ऐसे लेटर मूड में हो गया, हमें सब कुछ का पता है। देखें, आप कह रहे हैं बिल्कुल, ज़रदारी साहब हर किसी को बच्चे कहते हैं, कभी औलाद नाफरमान भी हो जाती है, ज़रूरी तो नहीं कि सारे फरमाबरदार होते हैं, नाफरमान औलाद भी होती है। कौन है नाफरमान औलाद?
नहीं, बहुत ही औलादों में होती है ना। मतलब वो कह रहे हैं मुँह से नकी मेरा बेटा है। देखिए हमारे वो पार्टी नाफरमान बेटा है। नहीं, हमारे पार्टी के दोस्तों को पंजाब में बहुत सी रिजर्वेशन है। आज आप देखिए मैं कह हमारे रहा हूँ। चौधरी मंजूर साहब हमारी पार्टी के दोस्त जी, हैं, जी। उसके भाई के खिलाफ FIR काटी गई PMLN के दोस्तों के कहने पे। हमने कंप्लेंट्स की, नहीं हो रही। पंजाब में जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, हमारे पार्टी के दोस्त कह रहे हैं कि वो PMLN के दोस्तों के कहने पे हो रही है। और जब नई CC की मीटिंग जब अगली होगी, उसमें हमारे पार्टी के दोस्त CC में बात रखेंगे कि हमारे साथ ये ज्यादतियां हो रही है पंजाब में। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जरदारी साहब को आप लोग कहते हैं एक जरदारी सब पर भारी, एक जरदारी खतरों का खिलाड़ी, तो मतलब जरदारी साहब को पता ही नहीं कि इस वक्त क्या हो रहा है, निगरान सेटअप पे क्या हो रहा है, पीपल्स पार्टी के साथ क्या हो रहा है। एक जरदारी सबसे यारी की बात की, उसने कहा मुझे ये मत कहो कि एक जरदारी सब पे भारी। जो भी कहे आप, हमारी क्या जो उनको पता है कि क्या हो रहा है? हमारी जो रिजर्वेशन है, हमने अगली CC मीटिंग में ये चीजें रखनी है जरदारी साहब। नहीं, आप लोग रख चुके हैं और आप लोग दे चुके हैं सारे इख्तियारात जरदारी साहब को लेकर। दे जरदारी दिए, साहब कह रहे हैं अब- ऐसा कोई मामला ही नहीं है। अभी जरदारी देखिए, नहीं, जब वो टीवी पे आके पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं कर रहे देखिए, कि ये अब- इश्यूज है, तो वो किससे बात करेंगे फिर कि ये इश्यूज है? अब जरदारी साहब जब CC की मीटिंग में आएंगे, अपना हमने जो उनको इख्तियार दिया था, वो जब हमसे बात करेंगे कि मैंने इनसे बात की और ये चीजें हैं, तो फिर जब वो बताएंगे हमें, तो हम नहीं, उनके वो तो सामने बता चुके पब्लिकली, कोई नहीं, इशू नहीं नहीं, है। देखें, निगरान सेटअप से कोई इशू नहीं है, इलेक्शन कमीशन पे भरपूर एतमाद कर रहे हैं वो। देखें, हमारी पार्टी की CC की अपनी, हमें पार्टी CC में हम एक दूसरे पे एतराज़ात भी करते हैं, हम एक दूसरे की चीज़ें भी करते हैं, हम एक दूसरे को बताते भी हैं। वो ये नहीं है कि मैं बैठ के आपके साथ इंटरव्यू करके बोलूँ कि जी मैंने जरदारी साहब से ये सवाल करना है या जरदारी साहब ने मुझे इधर जवाब देना है। हम CC में बैठेंगे, जिन जिनको एतराज़ात हैं वो अपने एतराज़ात सामने रखेंगे। क्या जरदारी साहब ने ये इंटरव्यू मजबूरी में दिया है, नहीं, कोई मजबूरी नहीं है, किसी के कहने पे दिया है, नहीं, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक है। किसी के कोई व्यूज को तब्दील करने के लिए दिया है, नहीं, मैंने गलत फहमियां दूर करने के लिए दिया है? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ऐसी चीज़ें जरदारी बिलावल साहब जो है वो बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, न्यूट्रलिटी नहीं है, तो इसलिए जब पंजाब में ट्रांसफर जब पंजाब में जब पंजाब में ट्रांसफर पोर्टिंग PMLN के दोस्तों के कहने पे होगी, जब गवर्नर हाउस इस्तेमाल होगा PMLN का कैंप ऑफिस के तौर पर, टिकटों की मीटिंग के लिए इस्तेमाल होगा, जब इस किस्म का ये दिखाया जाएगा कि PMLN के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ ये चीज़ हो रही है, तो सवालात उठेंगे कि हम सवालात ना करें कि बिल्कुल हम कह रहे हैं कि जो चीज़ को क्यों नहीं नजर आ रहा है, हम कह रहे हैं कि जो चीज़ इमरान खान के लिए गलत थी, PTI के चेयरमैन के लिए गलत थी, आज वो मेरे लिए भी गलत है और PMLN के लिए भी गलत है। तो हम वही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को वो बयानिया कि मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का, वो किधर चला गया? मैं वही कह रहा हूँ, हम आपको हर हफ्ते हर महीने इंटरव्यू करते हैं, दूसरे बहुत से पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे आते हैं, लेकिन कल मुझे लगा कोई इशू ही नहीं है पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन के लिए। तो ये नहीं, इश्यूज होंगे, हम CC के मीटिंग में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। क्या जरदारी साहब कल ये बताना चाह रहे थे, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही पूछता हूँ कि हम कोई इतनी एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात नहीं है, ये तासुर अगर बिलावल साहब की वजह से जा रहा है कि हम कोई बहुत एंटी इस्टेब्लिशमेंट कदम उठा लेंगे या एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात है, ऐसा नहीं है, हम आपके साथ ही हैं, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। तो क्या बिलावल साहब ने नवाज शरीफ की तरह कहा कि मैं इनको गिरबानों से पकड़ के हिसाब लूंगा? कहा था ना। नहीं, वो ये तो कह रहे हैं ना बिलावल साहब कि न्यूट्रलिटी नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड हम नहीं कह है। रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, ये जो मैंने आपको सवाल उठाए हैं, सिविलियन हमारे जो सिविलियन इदारे हैं वो जो ये काम कर रहे हैं, तो हम जाके 30 नवंबर को जब ये इलेक्शन कमीशन फारिग होगा डिलिमिटेशन से, हम उनके सामने ये एतराज़ात रखेंगे कि ये चीज़ें हो रही हैं। आप क्यों ये तासुर देना चाहते हैं कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे? आप एक और लाडले को मुसलत करना चाहते हैं, आप एक और सिलेक्शन करना चाहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। इस मुल्क से जो है इकोनॉमिकल क्राइसिस से निकालने के लिए हमें एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। कंक्लूजन पे पहुंचना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि नहीं, किसी के कहने पे, किसी के दबाव में ये इंटरव्यू नहीं हुआ, तो फिर ये सारी बातें, दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि कोई इनसिक्योरिटी हो, कोई जरदारी साहब की इनसिक्योरिटी है कि बिलावल साहब अगर बहुत ज़्यादा राइज कर जाए और उनकी एक इंडिपेंडेंट वॉइस बन जाए, इनसिक्योर है? कौन किसी का अगर आपकी औलाद तरक्की करे तो आपको क्या इस पर खफा होंगे आप? हर कोई चाहता है कि मेरी औलाद तरक्की करे और मुझसे ज़्यादा आगे चली जाए, मुझसे बढ़कर हो, लेकिन हर इनसिक्योरिटी बाप देख रहे हैं, मैं सियासी मिसाल दे देता अगर हूं। आप नहीं हर बाप ये भी नहीं कहता कि अंडर ट्रेनिंग है, जैसे नवाज शरीफ साहब ने कभी नहीं कहा कि मरीम नवाज अंडर ट्रेनिंग है, उसको कुछ पता नहीं है अभी, ऐसी बात तो नहीं करते। बात यह है कि अगर वो प्रेशर में होते तो मुल्क छोड़ के चले जाते दूसरों की तरह। कभी जरदारी साहब ने मुल्क छोड़ा, उन्होंने जेल कबूल की है, उन्होंने मुल्क नहीं छोड़ा, इस मुल्क में ही रहे हैं। लोग कह रहे थे ना कि आज गिरफ्तार कर लें, कल गिरफ्तार कर लें, गिरफ्तार भी हुए, क्या उन्होंने मुल्क छोड़ा? क्या वो बीमार नहीं थे, जनरली बीमार थे? क्या मुल्क छोड़ा? नहीं छोड़ा। ये जो कल इंटरव्यू हुआ है और इससे पहले बिलावल साहब के फ्लोर ऑफ द हाउस बयानात कि जैसी आप सियासत करते हुए आए हैं, अगर वैसी सियासत करेंगे तो हम भी 30 साल तक भुगतते रहेंगे, मैं और मरियम। फिर उनका ये कहना कि घर की बातों तक तो मैं पाबंद हूँ, जरदारी साहब की बात मानने का, सियासी बातों पर मैं पाबंद नहीं हूँ, फैसले सीसी करेंगे। तो ये आपको लग रहा है कि इलेक्शन के एंड वक्त जब लोग देख रहे होंगे कि पीपल्स पार्टी वोट मांगने आ रही है, कारकर्दगी के दावे कर रही है, पीपल्स PMLN PTI को शिकस्त देने के दावे कर रही है, तो ये नुकसान नहीं होगा कल के इस इंटरव्यू के? नहीं, इख्तिलाफात खुल के सामने नहीं, नॉर्मली पार्टी के फैसले CC ही करती है,
कोई डिवीजन नहीं करते। सीसी में बैठते हैं, सीसी वो फैसले करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिलावल साहब ने बात ठीक की, हमारी एक फोरम है सीसी, हमारी कोर कमेटी, नॉर्मली फैसले सारे सीसी करती है। सीसी जो फैसले इंडोर्स करती है वो उसी को माना जाता है। इसमें कोई ऐसी दूसरी बात नहीं है कि हम वो कहेंगे इसमें कोई दूसरी बात हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 17 माह पहले होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में यह लिखा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान चाहिए तो 20 दिन के अंदर दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ईसीपी के इस फैसले में साजिश नजर आ रही है। पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का यह भी कहना है कि 30 अगस्त 2023 को हमें वर्बली ओरली ये बता दिया गया था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है, वो तस्लीम कर लिया है कि जो इंतखाबात है वो साफ और शफाफ हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे क्या करेगी? क्या ईसीपी के इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इलेक्शन की तरफ जाएगी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ जाएगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेटर अली जफर। अली जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अली साहब, आपने तो इस फैसले आने से एक दिन पहले ये कहा था कि ओरली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये बताया था आपको कि जो इलेक्शन है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, वो साफ और शफाफ है, लेकिन साथ ही आपने इस खदशे का भी इजहार किया था कि इससे बरक्स भी कोई फैसला आ सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। क्या वजह है इसकी? जी, पहली बात तो ये है कि फैसला अब आ गया है। हमें तो इससे ज्यादा खदशा था, जो शायद मैंने आपको प्रोग्राम में जिक्र नहीं किया, लेकिन खदशा ये भी आ रहा था कि बल्ले का निशान ही शायद वो ना दें, जिसपे काफी एक तरह से लोग गुफ्तगू भी कर रहे थे। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक दरमियानी रास्ता निकाला और उन्होंने कहा कि बल्ले का निशान तो पीटीआई का है, लेकिन आप इलेक्शन दोबारा कराएं। तो एक तरह से एक इशू तो सॉल्व हुआ है, इलेक्शन तो हम अब करा लेंगे और इलेक्शन कराने जाएंगे। लेकिन जो पहली बात आपने की वो ज़रूर उस पर बड़े शक व शुबहात उठते हैं, क्योंकि मेरे सामने जब ये बताया गया था कि आप एफिडेविट दे दें तो आपका इलेक्शन का हम मान लेंगे कि ये इलेक्शन आपने कराए हैं, और एफिडेविट जमा करा दिए थे। उसके बाद अनाउंस कर दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि हाँ ठीक है, अब आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं और इलेक्शन अब आपको कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको निशान उसके बगैर ही मिल जाएगा क्योंकि आप इलेक्शन करा चुके हैं। लेकिन फिर उसको तब्दील किया गया, तो यकीनी तौर पे कोई प्रेशर होगा, यकीनी तौर पे कोई मसला होगा, जो इतनी देर लग गई एक छोटा सा 4 सफ़े का ऑर्डर लिखवाने में। उस वक्त बता देते हमें उस वक्त भी कि आप इलेक्शन करा लें तो हम इलेक्शन करा लेते। लेकिन ये इतना लेट किया, इतना प्रेशर पे आके ये इस तरह की जजमेंट देना और उसको इतना कंट्रोवर्सी देना, ये दुरुस्त बात नहीं है। इलेक्शन ठीक है, उनकी मर्जी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कराना चाहता है दोबारा इलेक्शन, तो दोबारा हो जाएंगे। अली साहब, आप कह रहे हैं कि तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों ने जमा करवा दिए थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था, लेकिन फैसले में तो उन्होंने लिखा है कि मिसाल के तौर पे फॉर्म 65 इलेक्शन के 7 दिन के बाद जमा करवाना होता है, लेकिन आप लोगों ने तकरीबन 2 महीने लगा दिए थे जमा करवाने में। जी देखिए, लिखा तो बहुत कुछ है, यकीनी तौर पे उन्होंने कोशिश तो यही की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि तहरीरी तौर पे ये दिखाएं कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो मिस कर रहे थे, लेकिन रिकॉर्ड कुछ और कहता है, हकीकत कुछ और है। हकीकत में ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए थे। हाँ, थोड़ी सी कन्फ्यूजन ज़रूर थी कि किस आइन के तहत हुआ है, लेकिन वो भी क्लैरिफाई कर दिया था हमने आके कि किस आइन के तहत इलेक्शंस हुए हैं। बट बहरहाल वो लिखने में तो आप कुछ भी लिखवा सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वो रिकॉर्ड के मुताबिक है कि नहीं। मेरी नज़र में रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं है। हम इसको ज़रूर चैलेंज करेंगे क्योंकि वो हमारी राइट है, लेकिन उसके साथ साथ हम किसी किस्म का ये सवालिया निशान नहीं रखना चाहते कि कोई बल्ले का जो सिंबल है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसलिए फ़िलहाल हम कंप्लाई तो करेंगे, हम उसकी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्शन दिया उसको मानेंगे तो ज़रूर, लेकिन उसके साथ साथ हम अपील भी जरूर करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि कंप्लाई करेंगे और उसके तहत आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करवाएंगे और इस फैसले को चैलेंज भी करेंगे? जी बिल्कुल। और क्या इतना आसान है कि 20 दिन के अंदर इलेक्शन करवा लिए जाएं, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को काबिल कबूल हो, आपके आइन के मुताबिक हो? क्योंकि कल हामिद खान साहब ने यह कहा था कि शायद इतना आसान ना हो इतने कम वक्त में इलेक्शन करवाना। नहीं, देखिए, इंटर पार्टी इलेक्शंस का मतलब भी होता है कि इंट्रा पार्टी है, पार्टी के दरमियान ही है, पार्टी के मेंबर्स ने ही उसको
पैनल्स को इलेक्ट या अपने कैंडिडेट्स को इलेक्ट करना है, तो ये इतना कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, कोई जनरल इलेक्शन या प्रोविंशियल इलेक्शन की तरह नहीं होता। ये एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन होता है और आपने देखा है कि हर जमात कराती रहती है हर 3-4 साल बाद। सो उसमें कोई देर नहीं है, ये कोई 1-2 दिन का प्रोसेस होता है और उसमें कोई कदगन नहीं या कोई इशू नहीं है कि इलेक्शन कमीशन अब क्यों नहीं मानेगा। उन्होंने कहा है कि आप अपने इस आइन के तहत करा दें इलेक्शन, हम करा देंगे। नहीं तो इसमें जो आपके पार्टी के मेंबरान ने वोट करना होता है, हामिद खान साहब ने कहा कि बहुत सारे वर्कर्स इस वक्त या तो अरेस्टेड हैं या अंडरग्राउंड हैं, आपके जो पार्टी के रहनुमा हैं, आपके पार्टी के चेयरमैन इटसेल्फ इमरान खान साहब वो जेल में भी है, कन्विक्शन भी है। तो ज़रा ये बताइए कि अब वोटर वोट कर सकेगा इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, और इसके अलावा इमरान खान साहब का क्या मुस्तकबिल होगा, क्या वो इन इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं कन्विक्शन के बाद? जी देखिए, जहां तक कैंडिडेट्स का ताल्लुक है उसका अभी फैसला करना है, कौन कौन कैंडिडेट आते हैं। कैंडिडेट इंडिविजुअल बेसिस पे भी आ सकते हैं, उनको मुशावरत से भी आ सकते हैं, और उनकी जो इलेक्टोरेट है वो सारे मेंबर्स हैं, जो इतने मेंबर्स वोट करेंगे या कर सकते हैं वो करेंगे और उसके मुताबिक इलेक्ट हो जाएगा, यही आइन कहता है। जहां तक इमरान खान साहब का आपने सवाल पूछा, बिल्कुल वो कर सकते हैं, और अगर उनके खिलाफ कोई ऐसी बात है जो जिसकी वजह से वो ना कर सके, इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके, तो उनकी जगह कोई एक्टिंग भी आ सकता है टेम्पररी तौर पे। हमने इसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना, हमारा मकसद ये है कि हम अपना सिंबल लेके इलेक्शन लड़े। हर एक को पता है चेयरमैन कौन है, सरबराह कौन है। लेकिन क्या अली साहब इस बात का खदशा है कि कानूनी रुकावट हो सकती है उनके इलेक्शन लड़ने में, इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ने में? जी हो सकती है, बिल्कुल। जिस तरह की रुकावटें आ रही हैं, जिस तरह के ऑर्डर्स पास हो रहे हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम जिस तरह आपके प्रोग्राम पे ही मैंने बताया था कि हम इसके लिए भी तैयार थे कि हो सकता है वो अपना ओरल ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तब्दील करके उसको इलेक्शंस का कह दे, हम उसके लिए भी तैयार थे। तो हमेशा लीगल स्ट्रेटजी में भी और स्पेशली इस किस्म के सियासी माहौल में आपको स्ट्रेटजीज प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बनाना चाहिए। और अली साहब, कानूनी रुकावट सुप्रीम कोर्ट का वही फैसला है जो कि नवाज शरीफ के खिलाफ आया था कि कन्विक्शन के बाद, डिस्क्वालिफिकेशन के बाद वो पार्टी के सरबराह नहीं रह सकते। यही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो रुकावट बन सकता है इमरान खान के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून नवाज शरीफ साहब के केस में कहा था कि हमने चूंकि उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि उनको नाअहल करार दे दिया है, इसलिए अब वो पार्टी हेड भी नहीं रह सकते। और आपने देखा कि उसे फ़र्क कोई नहीं पड़ा, वो इतने साल से पार्टी हेड नहीं रहे लेकिन वो पार्टी चलाते रहे, और कोई उनको डिस्प्यूट नहीं करता कि वही पार्टी के डिफेक्टो चेयरमैन है, नाम किसी का भी हो। तो इसी तरह ये हरबे जो हैं कि आप किसी को पार्टी हेड से हटा दें या ना हटाएं, या इमरान खान साहब को कोशिश करें कि वो पार्टी के चेयरमैन ना रहें और इलेक्शन ना लड़ सकें थोड़ी देर के लिए, तो ये इसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेनेटर अली जफर साहब, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के पास तो ऑप्शन था, उनके भाई भी पार्टी में है, उनको सदर बना दिया, उनकी बेटी जो है वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गई। इमरान खान का कोई रिश्तेदार इस वक्त सियासत में नहीं है, ना उनकी पार्टी में है, तो इमरान खान साहब क्या इस बात के लिए आसानी तैयार हो जाएंगे कि ठीक है इंतखाबात करवाने हैं, कानूनी रुकावटें हो सकती है, मैं तो नहीं बन सकता लेकिन किसी और को पीटीआई का चेयरमैन बना दिया जाए? देखिए, वो तो खान साहब ने फैसला करना है, लेकिन मेरी नज़र में कोई उसमें कदगन नहीं है। जिसको कहते हैं कि अगर आपने किसी 15 दिन के लिए या हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए किसी को इलेक्ट भी करना है, वो किया जा सकता है। उससे ये नहीं फर्क पड़ता कि वो चेयरमैन बन जाएंगे 15 दिन के लिए। क्यों वैसे जिंदगी के लिए अगर फैसला है सुप्रीम कोर्ट का तो वो तो स्टैंड करेगा जब तक वो एक्विट नहीं हो जाते तमाम मामलात में ना? नहीं, फैसला सुप्रीम कोर्ट का ये नहीं है कि आपके खिलाफ केसेस फाइल हों तो आप नाअहल होते हैं पार्टी हेड बनने के लिए। वो फैसला ये है कि आपके खिलाफ कोई सज़ा ऐसी सुनाई जाए जो कि मॉरल टर्पिट्यूड के ज़िम्मे में आती है, यानी कि वो ऐसी सज़ा हो जिसमें आपका कोई करप्शन का एलिमेंट हो या कोई आपने ऐसा जुर्म किया हो जिस तरह चोरी है या मर्डर है, तो फिर आपको वो लागू होता है। आपको अगर आम केस में आप कन्विक्ट हो जाएं
आप ट्रैफिक ऑफेंस में कन्विक्ट हो जाएं, तो वो उससे आप सही। और पार्टी अली हेड साहब, से नाअहल नहीं हो जाते। आपने कहा कि बल्ले का निशान इस वक्त पार्टी के लिए बड़ा अहम है, तो ये बताइएगा कि सिर्फ रुकावट अब ये इलेक्शन है, इलेक्शन अगर आपने करवा लिए तो ये बल्ले का निशान पीटीआई को मिलेगा, क्योंकि आईपीपी ने भी अप्लाई किया हुआ था बल्ले के निशान के लिए। क्या ये अभी मुमकिन है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दें लेकिन फिर भी बल्ले का निशान किसी और जमात को मिल जाए, आईपीपी हो या पीटीआई पार्लियामेंटेरियन हो? जो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है उसमें तो वाज़े तौर पे ये लिखा है कि निशान बल्ले का पीटीआई का ही है, उन्हीं को मिलेगा। लेकिन उसकी सिर्फ पाबंदी या कंडीशन ये लगाई है कि आप इलेक्शन करा दें। तो अगर ये ऑर्डर अब मजीद तब्दील नहीं करते, जो रिटन ऑर्डर है, तो बल्ले का निशान फिर पीटीआई का ही होगा। सही। और जरा एक अहम मामला साइफर केस का भी है, जिसके लिए जो बेल है अब वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेके गए इमरान खान साहब, लेकिन जो ट्रायल था, जो क्योंकि वो जेल ट्रायल था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया कि ये ट्रायल जो जिस तरीके से जेल ट्रायल हो रहा था, क्योंकि वो एक ओपन कोर्ट नहीं था, लिहाजा उसको उसने कलअदम करार दे दिया था। लेकिन इसमें बाज़ वकला की भी ये राय है, और जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई बेल के हवाले से, तो वहाँ पे जो जस्टिस साहब है उन्होंने भी ये कहा कि अगर यही मामला बाद में इस्तेमाल होता, अगर सज़ा हो जाती इमरान खान को और इसके बाद ये अपील में लाया जाता है तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुके थे इस ऑप्शन को, और अब दोबारा जब ये केस चलेगा तो वो अपने अपील में इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। आपको लगता है कानूनी तौर पर दुरुस्त फैसला हुआ है? जी देखें, फिलहाल तो एक अगर आप इसको आइसोलेशन में देखें तो दो रिक्वेस्ट की गई थी अदालत से। एक तो ये रिक्वेस्ट की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि आप जो जज साहब हैं उनकी नोटिफिकेशन को कलअदम करार दें क्योंकि वो टेक्निकली गलत है, और दूसरी ये थी कि आप ये जेल ट्रायल नहीं, इसको ओपन ट्रायल रखें, बल्कि इन कैमरा ट्रायल नहीं, ओपन ट्रायल करें और जेल में भी ट्राई ना करें, आप बाहर आम अदालत में ट्राई करें। तो क्योंकि उसकी कोई टेक्निकलिटीज़ वहाँ भी पूरी नहीं की गई थी। तो हाई कोर्ट ने जहाँ तक पहली दरख्वास्त थी कि आप जज साहब को तब्दील करें, वो तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। लेकिन दूसरी उन्होंने बात मान ली कि हाँ, आपकी जो ये सदा है कि जेल ट्रायल और ओपन ट्रायल होनी चाहिए, जेल में नहीं, ओपन ट्रायल होनी चाहिए, इन कैमरा नहीं होनी चाहिए, ये हम मानते हैं क्योंकि जो उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी नहीं हुई। लेकिन साथ हाई कोर्ट ने ये भी कह दिया कि अगर वो हुकूमत पूरी कर देती है वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो फिर ये जेल ट्रायल भी हो सकती है और इन कैमरा भी हो सकती है। तो अभी तक तो पोजीशन ये है कि चूंकि अदालत का फैसला बड़ा क्लियर है और वाज़ेह है कि दोबारा से मामला शुरू होना है, तो देखना ये है कि अब जो ट्रायल है ये अदालत के फैसले के मुताबिक आम जो अदालत का कमरा है उसमें होगी और वो ओपन होगी। अगर कोई वजह से उसको ओपन नहीं करना या जेल में करना है तो फिर वजूहात देनी पड़ेंगी, और वो वजूहात दोबारा से चैलेंज की जा सकती हैं। और वजूहात ये नहीं हो सकती कि वो सब्जेक्टिव हों, वजूहात ऐसी होनी चाहिए जो कि वाकई ही जायज़ नज़र आए कानून के मुताबिक। अली साहब, आज सरफराज बुख्ती साहब जो कि निगरां वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने ये कहा है कि असल लाडला तो इमरान खान है, क्योंकि इस वक्त भी जेल में जो सहूलतें इमरान खान को दी गई हैं वो किसी और को कभी नहीं मिली हैं। हम सुनते रहे, पहले शिकवे आते रहे कि बड़ी बुरी हालात में रखा गया है, कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन क्या अब जो कह रहे हैं बुख्ती साहब वो दुरुस्त है? सहूलतें तमाम मिल रही हैं और मिसाली सहूलतें मिल रही हैं इमरान खान को? जी देखिए, सबसे पहले तो जो है ना, केयर टेकर सेटअप में जो भी मिनिस्टर हों, नाम लिए बगैर मैं कहूँगा जो भी मिनिस्टर हों, उनको अपनी जो जुबान है उसको ज़रा थोड़ा सा न्यूट्रल रखना पड़ता है। वो अगर इस तरह की जो आपने बात बताई, अगर इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की कि वो लाडले हैं, तो फिर मेरा ख्याल है वो ज़ुबान दुरुस्त नहीं। उनको बिल्कुल न्यूट्रल जो जवाब एक क्या बताना चाहिए था कि हाँ, हम सहूलियात दे रहे हैं जो जेल मैनुअल के मुताबिक हैं। अब जहाँ तक आपका सवाल था कि क्या वाकई सहूलियात मिल रही हैं कि नहीं, मैं मिलता रहा हूँ इमरान खान साहब को, उन्होंने कंप्लेन नहीं किया कि उनको उनके साथ कोई ज्यादती हो रही है या कोई ऐसी उनको सहूलियात मिल रही हैं जो कि नहीं मिलनी चाहिए। उनको जो जेल मैनुअल के मुताबिक मिल रही होंगी ज़रूर, लेकिन उसके अलावा वो वैसे भी शिकायत नहीं करते, अपने वो सेटिस्फाइड रहते हैं जिस तरह की भी पोजीशन उनको मिल रही हो। लेकिन ये यकीन है कि उनको उनके ऊपर कोई किसी किस्म का ऐसी बात नहीं कि उनको बहुत ज़्यादा
वो ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं शिकायत जेल उन्होंने मेन्यू सवाल की से की। एक आखिरी खिलाफवर्जी हो सवाल, क्योंकि आप मिलते रहे इमरान खान साहब से, क्या स्ट्रेटेजी यही है कि इंतखाबात से ज्यादा जो टिकट्स हैं वो खवातीन को दी जाएंगी या फिर वकला को दी जाएंगी? क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि वकला ऑब्वियसली थोड़ा सा शायद मुश्किल होता है इन हालात में कि वकला को आप अंदर कर दें या कोई उनके खिलाफ प्रेशर क्रिएट करे। तो क्या यही फैसला है पार्टी का कि ज्यादा से ज्यादा लॉयर्स को जो है टिकट दिए जाएंगे? जी, ये बात दुरुस्त है इस हद तक कि बहुत सारे वकला को भी जो है टिकट्स दिए जा रहे हैं। बहुत सारे वकला ने टिकट्स की रिक्वेस्ट भी की है और उनको कंसिडर किया जा रहा है। तादाद कितनी होगी, 30%, 40% या क्या उसकी परसेंटेज होगी ओवरऑल पॉलिटिकल लीडरशिप और लीगल लॉयर्स के दरमियान, वो मुझे नहीं वो पता चलेगा जब आपका एक्चुअली कैंडिडेट्स अनाउंस हो जाएंगे। लेकिन ये दुरुस्त बात है कि बहुत सारी लॉयर्स को भी इस बार मिल रहे हैं और ये क्या ये बाय चॉइस है? क्या वो समझते हैं कि ये विनिंग स्ट्रैटेजी है या मजबूरी के तहत ये कर रहे हैं? अब अगर आप इसको एनालाइज करें तो मेरा ख्याल है ये दोनों वजूहात हो सकती हैं या कॉम्बिनेशन हो सकती है इन दोनों वजूहात की। कि हो सकता है अगर इतनी पाबंदी ना होती तो फिर इतने ज़्यादा शायद टिकट्स वकला को ना मिलते, लेकिन चूंकि मुश्किलात ज़्यादा हैं तो फिर एक तरह से स्ट्रेटजी भी उसके मुताबिक तब्दील हुई है और ज़्यादा टिकट्स दिए जा रहे हैं। तो शायद कॉम्बिनेशन हो इन दोनों वजूहात की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इजराइल की जानिब से गजा पर 48 रोज की वहशियाना बमबारी, नस्लकुशी, कई जंगी जराइम और शुमाली गजा के मुकम्मल कब्जे के बाद गजा के शहरियों को आज बिल आखिर कुछ हद तक सुख का सांस मिला है, क्योंकि इजराइल और हमास के दरमियान कतर की सालिसी में आज सुबह से अगले 4 रोज तक आर्जी जंगबंदी का आगाज हो गया है। जबकि इस आर्जी जंगबंदी के मुआहदे के तहत यरगमालियों के तबादले का आगाज भी हो गया है और पहले मरहले में हमास ने 13 इजरायली यरगमालियों को रिहा कर दिया है, जिसकी इजरायली वज़ीर आज़म ने भी तस्दीक कर दी है। इसके अलावा हमास ने थाईलैंड के 12 शहरियों को भी रिहा कर दिया है, जिनका इस जंगबंदी के मुआहदे से कोई ताल्लुक नहीं है। यरगमाली की रिहाई के मुआहदे के तहत आज इजराइल ने 39 फ़लस्तीनियों को रिहा करना था, मगर अब तक किसी फ़लस्तीनी कैदी को रिहा नहीं किया गया है। अब देखना होगा कि इन 4 रोज़ के दौरान मुआहदे पर किस हद तक अमल होता है और क्या वक्ती जंगबंदी मुस्तकिल जंगबंदी की राह हमवार कर सकेगी या नहीं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।